नमस्कार, आप देख रहे हैं सांकेतिक भाषा का हमारा विशेष बुलेटिन। मैं हूं मुकुल शर्मा और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। देश के टॉप 7 गेमर्स की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। गेमिंग उद्योग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर किया संवाद। पीएम ने गेमर्स को स्वच्छता जैसे मुद्दों पर आधारित गेम्स बनाने का दिया सुझाव। गेमिंग खिलाड़ियों के साथ कंप्यूटर और मोबाइल पर गेम्स भी खेले। चुनाव प्रचार के रण में भाजपा के दिग्गजों ने लगाया दम। अमित शाह ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी में किया भव्य रोड शो। नागालैंड में जेपी नड्डा ने गिनाए नॉर्थ ईस्ट में हुए विकास कार्य। छत्तीसगढ़ के बस्तर और कांकेर में राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को घेरा। कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन ने प्रचार अभियान किया तेज। छत्तीसगढ़ के बस्तर में राहुल गांधी ने कांग्रेस की गारंटियों के नाम पर मांगे वोट। उत्तराखंड के रामनगर और हरिद्वार में प्रियंका वाड्रा की जनसभाएं। राजद ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हमलावर ने की 5 लोगों की चाकू मारकर हत्या। भीड़भाड़ वाले शॉपिंग सेंटर में हमलावर ने लोगों को बनाया निशाना। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में हमलावर को किया ढेर। दस दिन की एनआईए हिरासत में भेजे गए रामेश्वरम कैफे के ब्लास्ट के दोनों मुख्य आरोपी बेंगलुरु की विशेष एनआईए अदालत ने हिरासत में भेजने का दिया आदेश। एनआईए को सीसीटीवी से मिले कई नए सबूत। देश भर में आज त्योहारों की बहार। बैसाखी, विशु, बीशु, बोहाग बिहू, पोयला, बोईशाख, वैशाखादी और पुतनाडु पर जबरदस्त उत्साह और उल्लास। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवाओं में एक अलग छवि है और अक्सर ही वे कुछ नया करते रहते हैं। पीएम ने देश के 7 ऑनलाइन गेमर्स से मुलाकात की। गेमर्स से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी भी काफी सहज अंदाज में हंसी मजाक करते दिखे। पीएम मोदी ने उन सभी से कई सवाल पूछे। वहीं गेमर्स से इन बात पर खुशी जाहिर की कि सरकार उनकी क्रिएटिविटी को पहचान रही है। लाइक हार्ट बीट स्टॉप हो जाने वाला मोमेंट था वो। स्वागत है आप सबका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेमिंग इंडस्ट्री में अपने नाम का डंका बजा चुके 7 क्रिएटर्स से मुलाकात की और उनसे गेमिंग से जुड़े कई मुद्दों पर बातचीत की। इन 7 गेमर्स में नमन माथुर, अनिमेश अग्रवाल, मिथिलेश पणकर, पायल धरे, अंशु बिष्ट, तीर्थ मेहता और गणेश गंगाधर शामिल हैं। इन सभी गेमर्स के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं। पीएम ने इन गेमर्स के साथ कई दिलचस्प गेम भी खेले और उनसे इन खेल की बारीकियों को समझने की कोशिश की। पीएम मोदी ने वर्चुअल गेमर्स के साथ बातचीत के दौरान जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ भारत जैसे मुद्दों को लेकर युवाओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए गेम डेवलपमेंट पर भी चर्चा की। दुनिया आज एक बहुत बड़ी चर्चा करती है ग्लोबल वार्मिंग की, क्लाइमेट के इश्यूज हैं। दुनिया में अलग अलग तरीके अपनाए हैं। मैंने दुनिया के सामने अलग विषय रखा है। मैंने कहा है मिशन लाइफ, और लाइफ शब्द से मेरा मतलब है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। अगर मान लीजिए मैं एक ऐसी गेम बनाऊं जो क्लाइमेट की चैलेंज को कैसे हम मिट करेंगे, कौन से रास्ते होंगे, किस किस रास्ते से जाएंगे, किस रास्ते से ज्यादा सफलता मिलेगी, सरलता मिलेगी। जैसे हम लोग स्वच्छता के विषय को लेकर के ही गेम बने और हर बच्चा खेले। भारत के जो वैल्यूज हैं वो नई पीढ़ी उसको जीना सीखे, उसका महत्व समझे और उसको
बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मिले। प्रधानमंत्री ने गेमर्स से गेमिंग इंडस्ट्री में महिलाओं की भागीदारी और गेमिंग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने गेमिंग इंडस्ट्री में नए डेवलपमेंट पर भी चर्चा की। इसके अलावा पीएम ने स्किल बेस्ड गेम्स और तेजी से इनकम कराने वाले गेम्स को चुनने के बीच की परेशानी के बारे में भी पूछा। वहीं वीडियो गेम की लत के बारे में भी बातचीत हुई। गेमर्स के साथ संवाद के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी कोशिश है कि 2047 तक मध्यवर्गीय परिवार के जीवन से सरकार बिल्कुल बाहर निकल जाए। मेरी तो कोशिश है कि देश की स्थिति इतनी आगे ले जाए हम कि 2047 तक खास करके मध्यम वर्गीय परिवारों की जिंदगी से सरकार बिल्कुल बाहर निकल जाए। वरना ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, ये दो, यहाँ क्यों गया, वहां क्यों गया, उसी में ही जिंदगी फंसी हुई है। सरकार की जरूरत गरीब को होती है, उसको मुसीबत के समय सरकार मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद गेमर्स ने पीएम मोदी के साथ अपनी तस्वीरें भी खिंचवाईं और ऑटोग्राफ भी लिए और बाद में इन्हें अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। गेमर्स ने प्रधानमंत्री से अपनी मुलाकात के अनुभव को भी साझा किया। अफ्रीका में ऐसी बहुत सी कंट्रीज है जो स्पेसिफिकली वहाँ की पॉवर्टीज कम करने के लिए या वहाँ के कोई जो लोकल इश्यूज है उसको अवेयरनेस उसके लिए बढ़ाने के लिए ऐसी गेम्स स्पेसिफिकली स्टूडियोज बनाते हैं। तो आई थिंक ऐसे गेम्स इंडियन स्टूडियोज भी कैचअप कर सकते हैं। आप गेम डेवलपमेंट में घुसो, थोड़े से ऐसे गेम्स डेवलप करो जो हमारे कल्चर या इंडिया कैसे चलता है या हमारा क्लाइमेट या व्हाटएवर ज्योग्राफी, इन सब चीज़ों को देखकर ऐसे गेम्स बनाओ एंड उन चीज़ को हम लोग पुश करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो गेम डेवलपर्स हैं उनको एनवायरनमेंट पे फोकस करके इंडिया की ऐसी गेम बनाना चाहिए जिसमें एनवायरनमेंट और हमारी जो क्लीननेस है उसकी तरफ ध्यान देने के लिए आई थिंक वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में जांचकर्ताओं को एक और सबूत हाथ लगा है। कैफे में आईईडी धमाके के आरोपियों का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें आरोपी कोलकाता के इकबालपुर इलाके में ड्रीम गेस्ट हाउस में फर्जी नाम से चेक इन करते हुए दिख रहे हैं। विस्फोट मामले में 42 दिनों के जांच के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पश्चिम बंगाल से दोनों आरोपियों अब्दुल मतीन अहमद ताह और मुसाफिर हुसैन शासिब को गिरफ्तार किया था। और आइए बात करते हैं 24 की चुनौती की। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने तमिल भाषा और संस्कृति के गौरव को देश दुनिया में बढ़ाने का काम किया है। अमित शाह ने डीएमके पर सनातन विरोधी और राम विरोधी होने का भी आरोप लगाया। तमिल भाषा, तमिल संस्कृति और तमिल गौरव को पूरे देश में और दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने बहुत काम किया है। डीएमके पार्टी ने सनातन धर्म और अयोध्या में राम मंदिर का विरोध कर करोड़ों तमिलों के मन को दुख पहुंचाया है। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज नागालैंड में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक नागालैंड की उपेक्षा की। उन्होंने कांग्रेस पर सिर्फ वोट की राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस had a policy of वोट पाओ और भूल जाओ, get the votes and forget them, forgive them and forget them, भूल जाओ, कोई याद रखने की जरूरत नहीं। इस तरीके की लंबी समय तक पॉलिसी चलाई और यही वजह है कि आज हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव तो लड़ रहे हैं और चुनाव तो लोकसभा का लड़ रहे हैं, लेकिन विधानसभा में एक भी सीट हाथ में नहीं है, नॉट इवन ए सिंगल सीट। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
हमारी पीढ़ी को तो वोट के बदले में धोखे ही मिले थे। और हमारी पीढ़ी को बस गरीबी हटाओ के नारे। पानी ढोती थी, इज्जत दाव पर लगाकर अंधेरे में शौच को जाती थी, धुएं में आंखें जलाती थी। और फिर हमें मिले मोदी जी कामदार। हमारा दर्द महसूस किया है मोदी जी ने, तभी तो झट से भेज दिए बिजली, पानी, गैस, शौचालय। अब घर में बीमारियां कम हो गई है ना अम्मा? हाँ, दवा का खर्चा घटा है और ढेर सारा समय बचा है। हमारे जैसे करोड़ों निकले हैं गरीबी से बाहर। पर मम्मी भाभी, मोदी जी कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है, आगे पूरे भारत से गरीबी हटाने की गारंटी है मोदी जी की। और मोदी को जिताना है हमारी गारंटी है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बात करते हैं बिहार की, जहां राष्ट्रीय जनता दल ने लोकसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र में देश में प्रतिवर्ष 1 करोड़ सरकारी नौकरियां और गरीब परिवार की महिलाओं को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए देने का वायदा किया है। राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने आज पटना में परिवर्तन पत्र नाम से पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने वायदा किया कि अगर इंडी गठबंधन सत्ता में आता है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। घोषणा पत्र में 24 जन वचनों को पूरा करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 500 रुपये का रसोई गैस सिलेंडर भी दिया जाएगा। पार्टी ने MS स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुसार 10 फसलों पर नया समर्थन मूल्य लागू करने और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों को शहीद का दर्जा देने का वायदा भी किया। हम लोगों ने परिवर्तन पत्र हम लोगों ने रिलीज किया है, यानी 24 में 24 जन वचन हम लोग लेकर के आए हैं। और जो 24 जन वचन है ये हमारा कमिटमेंट है, प्रण है। और हम लोग जब कोई बात कहते हैं तो उसको करके दिखाते हैं। हम लोगों ने 20 में जो जो मुद्दे लाए उस सारे मुद्दों को 17 महीने में हम लोगों की कोशिश रही कि सारे मुद्दे को हम लोग पूरा करें। आरजेडी के चुनावी घोषणा पत्र पर एनडीए दलों ने कटाक्ष किया है। भाजपा और लोक जनशक्ति पार्टी ने राजद के वादों को हवा हवाई बताया। ये कैसा गठबंधन है? ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग का गठबंधन है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। पहले कांग्रेस में टुकड़े टुकड़े गैंग आई, अब टुकड़े टुकड़े ने गठबंधन बनाया। अब टुकड़ों टुकड़ों में इनका घोषणा पत्र है। न इनकी सोच एक है, न इनका नेता एक है, न इनकी नीयत एक है। और नीयत में खोट तो साफ नजर आता ही है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। टुकड़ों टुकड़ों में इनका घोषणा पत्र आ रहा है। भारत के टुकड़े टुकड़ों में सोच इनकी सामने नजर आती है। और मैंने पहले भी पूछा था राहुल गांधी से, किस टुकड़े पर आप राज करना चाहते हो, देश को बता देना चाहिए। अगर 1 करोड़ लोगों को नौकरी ये दे सकते हैं तो एक लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे। और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं ये हम में से किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। चुनावी समय में वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं, पर हकीकत जब खुद सत्ता में आते हैं तो उसके बाद पता चलता है, फिर बहाने बनाए जाते हैं। फिर कहा जाता है कि हमने गठबंधन की सरकार नहीं तो अपनी सरकार के लिए कहा था। ये तमाम बातें कही जाती हैं। लोकसभा चुनाव के लिए एक और जहां विभिन्न संसदीय क्षेत्रों से उम्मीदवारों की सूची जारी हो चुकी है, वहीं कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां अभी तक प्रत्याशियों के नाम पर केवल कयास ही लगाए जा रहे हैं। बहुचर्चित रायबरेली संसदीय क्षेत्र भी इनमें से एक है। यहां से कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। आम जनता का मानना है कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के उम्मीदवारों की घोषणा का इंतजार कर रही हैं ताकि वो मैदान में कांटे की टक्कर दे सकें। इस विषय पर हमारे संवाददाता ने स्थानीय जनता से बातचीत की। हम लोग ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द भाजपा
जो है अपना प्रत्याशी घोषित करे और साथ में कांग्रेस भी अपना कोई अच्छा उम्मीदवार यहाँ से घोषित करे, ताकि जो ये असमंजस की स्थितियाँ हमारे लोगों के मन में बनी हुई हैं वो थोड़ी स्पष्ट हो जाएं। कांग्रेस पार्टी को कोई ना कोई प्रत्याशी जो है घोषित कर देना चाहिए था। जहाँ तक बीजेपी की बात है तो इनका तो पूरे देश में ये प्रचार रहा है कि हमारा प्रत्याशी नहीं, हमारा जो कमल का निशान है वही हमारा प्रत्याशी है। भारतीय जनता पार्टी सोच रही कि कांग्रेस पहले घोषित करे और कांग्रेस सोच रही कि भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित करे। इसमें रायबरेली के मतदाताओं के सामने एक असमंजस की स्थिति है। बीजेपी अपने एजेंडे के अनुसार ही अपना प्रत्याशी यहाँ पर लाएगी। कांग्रेस बड़ी विचित्र ओफो की स्थिति में है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मध्य प्रदेश के पंढुना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन की पार्टियों के बीच तालमेल में भारी कमी है। गठबंधन की रैली होती है तो जो राजनीति में नहीं वो महिला आकर घोषणा कर देती हैं 6 गारंटी की। उनका काम केवल इतना है, वो कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी है, किसी पद पर नहीं। लेकिन वो गठबंधन की रैली में अपना गारंटी देकर चले जाती है। ममता बनर्जी जी अपना घोषणा पत्र लेकर आ जाती है। अब लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी अपना घोषणा पत्र लेकर आ जाते हैं। अरे टुकड़ों टुकड़ों में घोषणा पत्र आ रहा है, ये कैसा गठबंधन है। और फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं। एक और छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत इस बुलेटिन में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का प्रचार अभियान जारी है। पार्टी नेता राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में जनसभा की। उन्होंने कांग्रेस की चुनावी गारंटियां इस दौरान गिनाई। नई योजना लाए, चुनाव जीतने के एकदम बाद ये शुरू हो जाएगी। इसको हमने महालक्ष्मी योजना नाम दिया। जो भी गरीबी रेखा से नीचे हैं उन सब की हम लिस्ट बनाएंगे और हर परिवार में हम एक महिला को चुनेंगे। उस महिला के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए हमारी सरकार डालेगी। और वहीं बात अगर हैदराबाद की करें तो यहां निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार माधवीलता ने उप्पुगुड़ा क्षेत्र में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। माधवीलता AIMIM अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। वहीं AIMIM अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में डोर टू डोर प्रचार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारा इस चुनाव में तेलंगाना में किसी से भी गठबंधन नहीं है। हमारे पास पूरी स्पष्टता है और हम अपनी कड़ी मेहनत पे हमें भरोसा है। मुझे आशा है कि हमारे उम्मीदवार विजयी होंगे। दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की अपील पर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच आगामी सोमवार को सुनवाई करेगी। आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया ईडी के आरोपों में तथ्य दिखता है कि सीएम के तौर पर कुछ खास शराब कंपनियों को फायदा पहुंचाने और आम आदमी पार्टी के मुख्य संयोजक के तौर पर इन कंपनियों से मिले रिश्वत के पैसे का गोवा विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल करने में केजरीवाल की सबसे अहम भूमिका थी।
वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने सरकारी एजेंसियों के माध्यम से विपक्षी दलों को परेशान करने का आरोप लगाया है। हर एजेंसी का आप जिस तरह से दो मापदंड खड़ा कर रहे हो, यानी एजेंसी को भी आप अपने मुट्ठी में रखना चाहते हो, वो आपके बगैर सांस भी नहीं ले सकती है। ये लोकतंत्र पे हमला नहीं है, संविधान पे हमला नहीं है, तो और क्या है? और क्या करना चाहते हो ईडी, सीबीआई और आईटी का? आज पंजाब समेत उत्तर भारत के कई शहरों में बैसाखी हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न धार्मिक स्थलों पर तड़के से ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा, जहां हर की पौड़ी सहित विभिन्न घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में डुबकी लगाई। वहीं दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारा में भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने अरदास कर अपना मत्था टेका। वहीं पंजाब और हरियाणा में भी बैसाखी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु अमृतसर के श्री हरमिंदर साहिब में डुबकी लगाने के लिए उमड़े। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को बैसाखी की शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राष्ट्रपति ने लिखा कि बैसाखी, विशु, बिशुब, बोहाग बिहू, पोयला, बोईशाख, वैशाखादी और पुतांडु के शुभ अवसर पर मैं भारत और अन्य देशों में रह रहे सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बैसाखी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि सभी को शानदार बैसाखी की शुभकामनाएं। यह जीवंत त्योहार जो फसल से भी जुड़ा हुआ है, सभी के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाए। यह अवसर खूबसूरत परंपराओं को सजोने और एकजुटता की भावना को बढ़ाने का भी है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में बैसाखी के अवसर पर नाका हिंडोला गुरुद्वारे में मत्था टेका। रंगाली बिहू के पहले दिन गोरू बिहू आज पूरे असम में मनाया जा रहा है। इस दिन किसान अपनी गायों को हल्दी पाउडर और दालों से बनी मह हल्दी लगाने से पहले उन्हें नहलाने के लिए तालाब और नदी किनारे लाते हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी इसमें हिस्सा लिया और बिहू की शुभकामनाएं दी। और फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हाँ हाँ, देखो जी भर के अपना ही है और अपने ही वोट से बने हैं बड़े बड़े पुल देश भर में। हमारी लाइफ तो निकल गई बेटा। हमारा टाइम तो अटकाना, फटकाना, लटकाना यही कल्चर होता था, पर तुम लोगों के लिए बड़े काम करने वाला बैठा है। सिर्फ 10 साल की स्पीड देख लो। अटल सेतु से अटल टनल देख लो, चिनाब ब्रिज से बोगीबील ब्रिज देख लो, और इतना करके भी मोदी जी कहते हैं ये तो अभी ट्रेलर है। हमारे सपने पूरा करने की गारंटी मोदी जी की, तो उनको जिताने की गारंटी किसकी? हम बाप बेटी की। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। बुलेटिन में खबरों में आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास में एक कलंकित घटना है। जलियांवाला बाग भारत की आज़ादी के इतिहास की वो घटना है जिसके बारे में सोचने पर भी रूह कांप जाती है। 13 अप्रैल 1919 को ये दुखद घटना घटी थी जब पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित जलियांवाला बाग में निहत्थे मासूमों का कत्लेआम हुआ था।
अंग्रेजों ने निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। इस दर्दनाक और दुख से भरे दिन को भारत के इतिहास की काली घटना के रूप में याद किया जाता है। जलियांवाला बाग नरसंहार में करीब 1000 लोग मारे गए और 1000 से अधिक घायल हुए थे। भारतीयों के कत्लेआम की यह जगह भले ही आज श्रद्धांजलि यहाँ अर्पित करने की जगह बन गई हो, लेकिन यहाँ हमें इसके साथ साथ ये हमें याद भी दिलाती है कि आज़ादी के लिए हमने क्या क्या मूल्य चुकाए हैं। और आइए आपको सीधा लिए चलते हैं। राहुल गांधी भंडारा महाराष्ट्र में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं? कोई कहता है 50% है, कोई कहता है 55% है, कोई जानता ही नहीं है। मगर मैं आपको एक बात कह सकता हूं, जितनी आपकी आबादी है उतनी आपकी भागीदारी इस देश में है ही नहीं। यह मैं गारंटी कह सकता हूं। जितनी आबादी आदिवासी की है उतनी भागीदारी आपकी नहीं है। जितने इस देश में दलित हैं उनकी भागीदारी नहीं है। मीडिया की लिस्ट निकालो। मोदी मीडिया है, मगर देखिए, आपको आंकड़े पकड़ने चाहिए, आपको आंकड़े निकालने चाहिए। देखिए, यहां बैठे हैं, ये जनता की आवाज कभी नहीं उठाते। मैं इनके सामने बोल रहा हूं, इनकी गलती नहीं है, ये जूनियर लोग हैं, इनको गुलाम बना के रखा हुआ है वहां पे, ये कुछ नहीं कर सकते, इनको ऑर्डर आता है। इन बेचारों को सैलरी लेनी है, बच्चे पालने हैं, इनकी गलती नहीं है, पीछे से ऑर्डर आता है। मगर आप इनकी लिस्ट निकालिए, हिंदुस्तान के मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालिए, इनकी सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालिए। बड़े बड़े जो इनके एंकर्स हैं, जो 24 घंटा टीवी पे आते हैं, टिप्पणी करते हैं, ज्ञान देते हैं देश को, इनकी लिस्ट निकालिए। मैंने निकाली है। इसमें आपको एक पिछड़े वर्ग का आदमी नहीं मिलेगा, एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। तो भंडारा महाराष्ट्र में राहुल गांधी मीडिया पर भी निशाना साधते हुए यहाँ नजर आए। वहीं अगर बात करें अयोध्या धाम की, तो आपको बता दें, श्री अयोध्या धाम में रामनवमी के अवसर पर होने वाले सूर्य तिलक महोत्सव की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ऐसा पहली बार होगा कि भगवान सूर्य की किरणें परावर्तित होकर सीधे राघव के मस्तक पर पड़ेंगी और उनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर सूर्य की किरणों से अभिषेक कर उनके अवतार के पर्व को और भी दिव्य बनाएंगी। तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।